हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस चैनल साइंटिफिक लर्निंग आरएनसी। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप सभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स के रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको जो है डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों पड़ी, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और मैक्सवेल को जो एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन करना पड़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ में जो मॉडिफिकेशन किए थे डिस्प्लेसमेंट करंट का, उसको हम लोग एक्सप्रेशन जो है फाइंड आउट किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स के इक्वेशंस को जो है डिस्कस करेंगे। इस इक्वेशंस को जो है, इसकी थ्योरी को, और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इन सब बातों को जो है यहाँ पर समझा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल ने क्या किया था? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था उसके फंडामेंटल लॉज को 4 इक्वेशंस में कास्ट कर दिया था, जिन्हें हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। और वो चारों इक्वेशंस क्या थे? गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फर्स्ट इक्वेशन बोला गया। इसके बाद क्या था? गॉस थ्योरम इन डायनेमिक्स हो गया, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसे मैग्नेटिज्म बोला जाता है। थर्ड हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, जो कि थर्ड इक्वेशन बना। और लास्ट हमारा मॉडिफिकेशन जो किया गया था वो इनका मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन था। तो इसको वन बाय वन इस थ्योरी को लिखते हैं, लॉ को समझते हैं, और उससे रिलेटेड जो है क्या कंक्लूजन निकलेगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ electromagnetism is formulated in terms of four fundamental equations called Maxwell's equations। जो विद्युत चुंबकत्व के सभी मूल सिद्धांत थे उनका प्रयोग करके चारों इक्वेशंस में उसको कास्ट कर दिया गया था। इसी को हम लोग क्या करते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल समीकरण के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी के संबंध में गॉस का जो पहला नियम है उसी को मैक्सवेल के प्रथम नियम से, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था? मैथमेटिकली जो है इसको रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया था। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या हम लोग जानते हैं? इट स्टेट्स इट स्टेट्स टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed by it। ठीक, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा क्लोज इंटरवल, ये इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये क्या है? समेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, जैसे अगर कोई क्लोज लूप है, इस लूप में जो भी चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड है, इन सभी चार्जेस का जो सम है, एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा यहाँ पर। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है। इस चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही क्या हो जाता है? फ्लक्स हो जाता है। ये ये ई डी एस यहाँ पर क्या है? ये फ्लक्स की ही वैल्यू है। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन से क्या जानकारी मिलती है कि अगर कोई चार्ज है हमारे पास, तो उस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और मैक्सवेल ने क्या बताया था
कि अगर वायरिंग यहाँ फैराडे के अकॉर्डिंग भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या करता है, एक ईएमएफ जनरेट करता है, वहां से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसको अभी थर्ड इक्वेशन में देखेंगे। यहाँ हमको किसके बीच में रिलेशन पता चल रहा है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इट एक्सप्लेन्स इट एक्सप्लेन्स दैट इट एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बीच रिलेशन संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड जो है आते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के संबंध में गॉस का प्रमेय। ये क्या कहता है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ऑलवेज किसी क्लोज लूप से लिंक्ड क्या होगा, जीरो होगा। इससे क्या समझ में आता है कि सिंगल पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। और ये टर्म यहाँ पर क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ds क्या है, एरिया वेक्टर है। तो फ्रेंड्स इससे क्या समझ में आया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो है। और जीरो कब हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज लूप में जीरो कब हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हो या अंदर की आ रही हैं, अंदर की ओर, तो बोला जाएगा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। बट यहाँ पर ये वैल्यू जीरो है। इससे समझ में आता है जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही हैं उतनी ही क्या हो जाती हैं, वो बाहर की ओर निकल जाती हैं। मतलब इनकमिंग फील्ड लाइंस क्या होती है, आउटगोइंग फील्ड लाइंस के इक्वल हो जाता है। उस सिचुएशन में नेट फ्लक्स जीरो कहा जाएगा। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अंदर क्या हो, डबल पोल हो, एक नॉर्थ हो एक साउथ हो। ठीक है, ताकि नॉर्थ से जितनी यहाँ पर क्या हो, नॉर्थ से जितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलें, साउथ से उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हो जाए, एंटर कर जाए। ठीक, तो इससे ये समझ में आया कि जो फ्लक्स जीरो है इसका मतलब क्या है कि अंदर जो है हमेशा किसी भी हाल में जो है दो पोल ही एग्जिस्ट करेगा, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब सिंगल पोल वाले मैग्नेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इट एक्सप्लेन्स दैट एक्सप्लेन्स दैट एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स एंड आइसोलेटेड magnetic poles do not exist and magnetic lines of force and magnetic lines of force always in closed loop. Magnetic lines of force form closed loop. क्लोज लूप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि क्लोज लूप के केस में क्या होगा, जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उतनी ही अंदर एंटर कर देगी। जैसे ये कोई एक लूप लेते हैं और अगर यहाँ मैग्नेट ऐसा कुछ है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ से क्या होगा, जितना फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएगा, बाहर होगा, उतना ही क्या हो जाएगा, साउथ से यहाँ पे एंटर कर जाएगा। ठीक, इस टाइप से। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो जितने नंबर ऑफ लाइंस, जैसे इधर से 4 लाइंस क्या हुई, बाहर निकली, तो इस साइड से क्या हुआ, 4 लाइंस अंदर चली आई। तो ये आइसोलेटेड मैग्नेट नहीं, आइसोलेटेड पोल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ साउथ दोनों है और इस सिचुएशन में ही क्या होगा, फ्लक्स हमारा ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है, जो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि सिंगल पोल वाला आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब अगर पोल्स होगा तो वो जो है पेयर में होंगे, नॉर्थ और साउथ होंगे, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, ऑलवेज क्लोज लूप फॉर्म करेंगी।
मतलब वो क्या होंगी, बंद वक्र बनाएंगी। ठीक है, बंद वक्र का मतलब जो है जितना नॉर्थ से क्या होगा, बाहर की साइड फील्ड लाइंस निकलेगा, उतना साउथ से अंदर की ओर निकल जाएगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। ठीक। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है, इसके बाद थर्ड लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैक्सवेल्स का थर्ड इक्वेशन कहा गया। और इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, इट स्टेट्स नेट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड और सेटअप इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द इक्वल टू द रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो जाएगा, ई, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। और ये ईएमएफ है, ईएमएफ को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एल। ठीक, क्योंकि ये भी एक टाइप का वोल्टेज है, अभी इसको बताता हूँ कहाँ से आया, डी फाइव बी अपॉन डी टी। और यहाँ से नेगेटिव साइन जो है, ये लेंज लॉ से लिया गया है। ठीक, लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी कॉइल में, किसी क्लोज कॉइल में, सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो अपने ही कॉज का, अपने ही जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, अपने कॉज का क्या करेगा, प्रोटेस्ट करता है, उसको अपोज करेगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन जो है किस टाइप से लिया जाएगा, कि उसका अपोज हो वहाँ पे। ठीक, जैसे अगर कोई करंट इंक्रीज हो रही है, तो ईएमएफ में जो ऐसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस टाइप से लिया जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि करंट इंक्रीज ना हो पाए। ठीक है, और डिक्रीजिंग करंट को क्या करेगा, वो डिक्रीज नहीं होने देगा, मतलब उसके डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ई डी एल की वैल्यू आई है, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट में जानते हैं, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस, या सिंपली पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज विद डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस को एल लिख दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो, तो इसको डी वी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी एल। ठीक, और यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ई डी एल। ठीक, तो यही वोल्टेज को इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ कहा गया है, तो इसके प्लेस पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ई डी एल। ये भी एक टाइप का क्या है, वोल्टेज है। और ये माइनस डी फाइव ई अपॉन डी टी के इक्वल आ जाएगा। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जा रहा है, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें, टाइम के साथ चेंज करें, तो उस कॉइल में क्या हो जाएगा, एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। इट एक्सप्लेन्स दैट ए varying magnetic field produces a produces an electric field। ठीक, अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो क्या उत्पन्न कर देता है, एक विद्युत क्षेत्र। ठीक, ये थर्ड इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद जो है फोर्थ इक्वेशन है, मैक्सवेल मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक, एम्पियर्स सर्किटल लॉ में जो मॉडिफिकेशन कर दिया था मैक्सवेल ने, उसी को क्या कह दिया गया, मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around a closed loop is equal to the mu naught times of total current total current enclosed by it।
इससे क्या समझ में आया कि अगर कोई हमारे पास क्या है, एक वायर है और इसके अराउंड कोई ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड अगर हम कोई क्लोज़ लूप कंसीडर कर लें, तो उस लूप के पेरिफेरी पर अगर कोई लाइन वेक्टर डीएल ले लिया जाए, लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है, तो वहाँ पर अगर फ़ील्ड की वैल्यू देखा जाए, जो मैग्नेटिक फ़ील्ड है, उस मैग्नेटिक फ़ील्ड का लीनियर इंटीग्रल वो टोटल थ्रेडिंग करंट का क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स होगा, ठीक? और यहाँ पर टोटल करंट में कौन-कौन करंट की बात हो रही है? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, और यहाँ टोटल करंट में हो जाएगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको और क्या लिखा जा सकता है? आईडी के प्लेस पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी, ठीक? या फिर इसी को ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी। इस इक्वेशन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 1 अपान सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज़ 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, सी के। तो जब स्क्वायर कर दिया जाएगा दोनों साइड, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक? या फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान सी स्क्वायर, ठीक? तो डायरेक्टली म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सी स्क्वायर। इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस 1 अपान सी स्क्वायर डी फाई ई अपान डी टी। और इस इक्वेशंस को हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, क्या बोला जाता है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, ठीक है? ये क्या है, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इ- इससे कंक्लूजन यह निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर टाइम के साथ चेंज किया जाए, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि कंडक्शन करंट के चारों ओर क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करें या वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इट गिव्स दैट ए वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए also produce also produce a varying electric field also produce a magnetic field, ठीक? और यहाँ इस इक्वेशन में सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग सिंपल क्या किए, मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस को देखे, जो कि क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, वैद्युत चुंबकत्व के चारों फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो है उन्होंने क्या कर दिया, एक इंटीग्रल या डिफरेंशियल फॉर्म में कास्ट कर दिया था, जिन्हें हम लोग रिस्पेक्टिव क्या करते हैं, इक्वेशंस बोल देते हैं, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और यहाँ पर क्या था, ये सभी लॉज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता था, ठीक है? इसके बाद क्या था, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और लास्ट वाला क्या था, मॉडिफिकेशन जो किए थे एम्पियर सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने, ठीक है? तो ये चारों जो है हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट को देखे और इसका क्या कंक्लूजन होता है उसको देखें, ठीक है?